नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। मैं जगदीश परियार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया सेशन लेके। अब देखो, अपने आज करेंगे प्रकाश का पार्ट नंबर 4। इससे पहले अपने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं और तीन पार्टों में उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज अपने इसका चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, कल जो अपने इसका पार्ट नंबर 3 किया था, उस पार्ट के अंदर अपने दर्पण के बारे में किया था कि दर्पण क्या होते हैं, दर्पण किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या उपयोग हैं। तो दर्पणों में आज अपना एक दर्पण शेष रहता है, अवतल दर्पण। तो आज अपने अवतल दर्पण के बारे में करेंगे कि अवतल दर्पण क्या होते हैं, उनका कौन सा भाग परावर्तन का काम करता है, किस भाग पर पॉलिश की जाती है, और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, क्या उनका आकार होगा, कहाँ उनकी स्थिति होती है। इसके अलावा अपने करेंगे कि दैनिक जीवन में अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण। कनकेव मिरर या इसको बोलते हैं अपने अवतल दर्पण। अब देखो, अवतल दर्पण कौन से होते हैं, क्या होते हैं अवतल दर्पण। जब अपने किसी गोले के बाहर की तरफ उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो इसका जो अंदर दसा हुआ भाग है ये क्या काम करेगा, ये परावर्तक तल के रूप में काम करता है। ये क्या होगा, इसका परावर्तक तल होगा। तो इसे अपने क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। कि वह दर्पण जिसके अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक तल के रूप में काम करता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात आती है कि जो अवतल दर्पण होते हैं, इन अवतल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसके अंदर अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, वास्तविक व उल्टे होते हैं। यानी अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। देखो, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होती है इसकी वास्तविक व उल्टा। तो लिख देंगे अपने वास्तविक व उल्टे। ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है कि आकार, कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार कैसा होता है। तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु से छोटे भी होते हैं, बराबर आकार के भी होते हैं, और वस्तु से बड़े भी होते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, उसके आकार के बराबर का प्रतिबिंब, और उस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। देखो, कल अपने किया था समतल दर्पण, कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, उनका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके अंदर क्या होता है कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो सदैव वस्तु के आकार से छोटा होता है, और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो छोटे भी होते हैं, बराबर भी होते हैं, और वस्तु से बड़े भी होते हैं। तो आकार में अपने क्या लिखेंगे, छोटे, बराबर व बड़े। यानी तीनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। छोटे भी प्रतिबिंब बनते हैं, बराबर भी होते हैं, और आकार में क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि अवतल दर्पण जो होता है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यानी दैनिक जीवन के किन किन क्षेत्रों में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखो, इसका सबसे पहला उपयोग होता है दंत चिकित्सक जो कान, नाक, गले की एंडोस्कोपी करता है वो किस दर्पण का इस्तेमाल करता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। तो इसका सबसे पहला उपयोग क्या होता है, दंत चिकित्सक के द्वारा। दूसरा उपयोग क्या होता है इसका, तो दूसरा उपयोग होता है वाहनों की हेडलाइट में। वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा जो सेविंग दर्पण होते हैं, सेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा जो शोर कुकर होता है, शोर कुकर के अंदर भी अपने किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अपने कह सकते हैं सर्च लाइट होती है, और जो एंडोस्कोपी होती है उसके अंदर भी अपने किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए।
इसमें लिखिए वह दर्पण जिसके अंदर धसे भाग, जिसका अंदर धसा भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। वह दर्पण जिसका अंदर धसा भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होते हैं। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का आकार वस्तु से छोटा, कोमा, बराबर व बड़ा होता है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का आकार वस्तु से छोटा, बराबर व बड़ा होता है। और नेक्स्ट लिखिए उपयोग, और उपयोग में लिखिए आप नंबर 1 दंत चिकित्सक के द्वारा, दंत चिकित्सक के द्वारा नंबर 2 लिखिए वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में। नंबर 3 लिखिए टॉर्च अथवा सर्च लाइट में, टॉर्च अथवा सर्च लाइट में। नेक्स्ट लिखिए सौर कुकर में, नेक्स्ट लिखिए सौर कुकर में। और नेक्स्ट लिखिए एंडोस्कोपी में, नेक्स्ट लिखिए एंडोस्कोपी में। तो ये थे अवतल दर्पण के उपयोग। अब अपने दर्पण कंप्लीट हो गए हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पण अपने कर लिए हैं। अब अपने बढ़ते हैं इससे आगे। अब इसके बाद में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कंप्लीट इंटरनल रेफ्रैक्शन, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है कि कोई प्रकाश किरण है जो एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो क्या होता है कि जब ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम की इस तरह से टकरा के पूरी तरह वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को अपने क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूरी तरह उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में दो कंडीशन लागू होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए, और नंबर 2 कंडीशन होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तो प्रकाश की किरण पूरी तरह उसी माध्यम में लौट आती है। ये घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब देखते हैं अपने कैसे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये है अभिलंब। और ये है आपतित किरण। अब देखो ऊपर जो माध्यम है ये माध्यम कैसा है? ये है सघन माध्यम, और नीचे जो माध्यम है ये माध्यम कैसा है? ये है विरल माध्यम। देखो प्रकाश की किरणें जो सघन माध्यम से किस में आ रही है? विरल माध्यम में आ रही है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी ये अभिलंब है तो प्रकाश की किरण क्या करेगी? इस प्रकार अभिलंब से दूर हट जाएगी। जबकि इसकी वास्तविक स्थिति क्या थी? इसकी वास्तविक स्थिति ये होनी चाहिए थी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तीव्रता बढ़ती है, आयाम बढ़ता है, तो प्रकाश की किरण है अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको अपने कहते हैं कोण θ1। ये भी कौन सा हो गया? कोण θ1। अब देखो अपने क्या करेंगे, इस प्रकाश की किरण को यानी आपतित किरण को हम क्या करेंगे? थोड़ा नीचे की ओर लेके आएंगे, बढ़ाएंगे। आपतन कोण के मान को अपने बढ़ाते जाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसे आएगी कि जब ये आपतित किरण है इस परावर्तक तल की सतह के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो कौन सा कोण होगा? वो क्रांति कोण होगा। और फिर अपने उस क्रांति कोण से अधिक कोण पर बढ़ाएंगे तो पूरी तरह उसी माध्यम में लौट आएगी। ये घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। अब अपने क्या करेंगे? इस किरण को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब देखो इसकी जो वास्तविक पोजीशन कौन सी होनी थी? ये होनी थी, लेकिन ये भी क्या करती है? अभिलंब से दूर हटती है इस प्रकार। तो ये हो गया कोण θ2। अब अपने क्या करेंगे? ये θ2 है, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब इसको और बढ़ाएंगे तो वास्तविक स्थिति इसकी ये होनी चाहिए, लेकिन अब क्या होगा? ये इसकी सतह के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ, ये कोण कौन सा होगा? ये क्रांति कोण होगा। अब अपने क्या करेंगे? इसको अपने θ3 मानते हैं, ये है θ3। अब अपने क्या करेंगे? इस किरण को यानी आपतित किरण को जो यहाँ पे आपतन कोण बन रहा है ये क्रांति कोण है, इस क्रांति कोण से थोड़ा और बढ़ा देंगे तो पूरी तरह से क्या करेगी? ये इसी माध्यम में लौट आएगी। तो इस घटना को हम क्या कह देते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देते हैं। ये है θ4 और ये भी क्या हो जाएगी? θ4। अब देखो इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई होगी ना कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, और दूसरी कंडीशन कि जो आपतन कोण बन रहा है यहाँ पर, इस आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा है। तो ये घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटनाएं हैं उसमें अपने दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। जैसे कि जल में डूबी हुई प्रकनली का चमकदार दिखाई देना, कांच में आई हुई दरार का चमकीला दिखाई देना, हीरे का चमकना, इंद्रधनुष का बनना,
रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, ठंडे प्रदेशों में लुमिंग का बनना, इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि कालिख पीते हुए गोले का चमकीला दिखाई देना, ये सारी घटनाएं किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में कौन सी बातें सही है, ठीक है, सही कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। तो इसमें आपको ये सब पता होना चाहिए कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए, उसे अपने क्या कह देते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देते हैं। तो आप लिखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें लिखिए जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यदि आपतन कोण का मान, तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश किरण पूर्णतः उसी माध्यम में, तो प्रकाश किरण पूर्णतः उसी माध्यम में लौट आती है। इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके बाद आप ये बनाइए डायग्राम। इसको बनाइए। अब लिखिए इसके बाद में आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें, और इसमें नंबर 1 बिंदु लगाइए। इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। 2 नंबर बिंदु लगाइए। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो 2 शर्तें थी इसकी। अब लिखिए इसके एग्जाम्पल, उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल में आप लिखिए नंबर 1, नंबर में लिखिए जल में डूबी प्रकनली का चमकना, जल में डूबी प्रकनली का चमकना। नंबर 2 लिखिए कांच में आई दरार का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। नेक्स्ट लिखिए रेगिस्तान में
मृग मृचिका का बनना, रेगिस्तान में मृग मृचिका का बनना। अब देखो रेगिस्तान में मृग मृचिका बनती है। इस मृग मृचिका का मतलब क्या होता है? इस मृग मृचिका का मतलब होता है कि जब रेगिस्तान में तेज़ गर्मी पड़ती है तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सड़क पर अपने दूर से देखते हैं तो अपने को जल का आभास होता है, अपने को ऐसा लगता है कि उस स्थान पर जल है, कोई तालाब है। ये घटना क्या कहलाती है? मृग मृचिका कहलाती है। अब देखो रेगिस्तान में मृग मृचिका कैसे बनती है, क्या कारण होता है इसका? उसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे होती है ये घटना? देखिए, ये स्थल भाग है, कोई सड़क है। अब देखो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वायुमंडल का जो नीचे वाला भाग होता है, इस वायुमंडल के नीचे वाले भाग का तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब तापमान ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा, कि तापमान अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी माध्यम की सघनता से। अब अपवर्तनांक का मान क्या होगा? कम होगा तो माध्यम कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, जैसे जैसे अपने ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुमंडल में, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होता जाएगा? तापमान में कमी आएगी, तापमान में गिरावट आती है, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब ये तो माध्यम क्या बन गया? ये माध्यम बन गया विरल, और ये माध्यम क्या बन गया? ये माध्यम बन गया सघन। अब यहाँ पर है सूर्य। अब सूर्य से चलती है प्रकाश की किरणें, वायुमंडल की इस परत को पार करके यहाँ तक पहुँचती है। अब सूर्य से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैला होता है, यानी उसको अपने क्या कह देते हैं? इसे अपने कह देते हैं विसरित प्रकाश। यानी सूर्य से हमें कौन सा प्रकाश मिलता है? सूर्य से हमें विसरित प्रकाश मिलता है। अब यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है। अब व्यक्ति इस सड़क के को यहाँ से देखता है तो इस भाग पर उसे पानी का आभास होता है, क्योंकि इस भाग पर कौन सी घटना हो रही है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है, कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ आ रही है? विरल माध्यम में आ रही है। और यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें यहाँ से टकरा के वापस परावर्तित होगी तो क्या हो जाएगा? आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा। तो घटना यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगी। और क्या बन जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगी मृग मरीचिका। तो अपने कहते हैं कि मृग मरीचिका का बनना किस पे आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना होती है, जो कहाँ बनती है? तेज़ गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में ये घटना देखने को मिलती है। अब देखो इस प्रकार की घटना ठंडे प्रदेशों में भी होती है। जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, उनमें भी ये घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। लेकिन वहाँ पर ये घटना क्या कहलाती है? वहाँ पर ये घटना कहलाती है लूमिंग। वहाँ पर अपने इसको किस नाम से जानते हैं? लूमिंग के नाम से जानते हैं। और रेगिस्तान में अपने क्या कहते हैं? इसे मृग मरीचिका कहते हैं। तो 4 नंबर बिंदु लगा के लिखिए आप, इसमें लिखना कीजिए स्टार्ट। ठंडे प्रदेशों में लूमिंग का बनना, ठंडे प्रदेशों में लूमिंग का बनना। नेक्स्ट बिंदु लगाइए। पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकना, पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकना।
नेक्स्ट बिंदु लगाइए, कालिख पुते गोले का चमकीला दिखाई देना, कालिख पुते गोले का चमकीला दिखाई देना। नेक्स्ट लिखिए, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग करना, गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग करना। अभी गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग की जाती है, डेंटिंग पेंटिंग करके उसकी सतह को एकदम स्मूथ बना दिया जाता है, यानी उसके सतह को चमकीला बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसमें प्रकाश की किरणें गिरेगी तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होगी, तो वो हमें अधिक चमकदार, अधिक चमकीली दिखाई देगी। अब देखो, इसी से मिलती जुलती घटना होती है मेकअप। अब मेकअप क्यों करवाते हैं? मेकअप करवा के वो मेकअप करवाते हैं रिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए, परावर्तन बढ़ाने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को करने के लिए मेकअप किया जाता है, क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें चेहरे के ऊपर गिर रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और हमें त्वचा जो है वो अधिक ताज़ी या चमकदार दिखाई देगी। तो अपने बोलते हैं मेकअप करना भी किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसी के अलावा एक और लिख लो कि जूतों पर पॉलिश करना, जूतों पर पॉलिश करते हैं तो हमें जूते अधिक नए और चमकदार दिखाई देते हैं। तो जूते जो चमकीले दिखाई देते हैं ना, तो वो कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो लिख लो जूतों पर पॉलिश करना। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अपने बढ़ते हैं आगे। आगे अपने करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन। अब देखो अपवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं अपवर्तन। इससे पहले अपने परावर्तन किया था। परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम की सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आती है, यानी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती परावर्तन में। अब अपवर्तन में क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी, वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को अपने क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि जो प्रकाश होता है उसकी चाल को कौन प्रभावित करता है, माध्यम करता है प्रभावित। माध्यम की सघनता और विरलता क्या करेगी, उसकी चाल को प्रभावित करती है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में चलती है तो उसकी चाल धीमी हो जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी को अपने क्या कह देते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो अपने कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो देखो कैसे होती है अपवर्तन की घटना। यहाँ पे अपन लिखते हैं माध्यम फर्स्ट, यहाँ पे अपन लिखते हैं माध्यम सेकंड। इसको मान लो ये माध्यम कैसा है, सघन है। इसको मान लो ये माध्यम कैसा है, विरल है। अपने कह सकते हैं ये जल है और ये क्या है, वायु है। तो वायु जो होती है जल की अपेक्षा विरल है, और जल जो होता है वो वायु की अपेक्षा सघन है। और ये इन दोनों को पृथक करने वाली कोई सतह है। और यहाँ पर ये है अभिलंब, जहाँ से प्रकाश की किरण आपतित होती है।
अभिलंब। अब देखो कोई प्रकाश की किरण है वो इस माध्यम से चल के, माध्यम फर्स्ट से चल के माध्यम सेकंड में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को अपने क्या कह देते हैं, अपवर्तन कह देते हैं। जैसे कि कोई प्रकाश की किरण यहां से चल रही है, ये कोई आपतित प्रकाश की किरण है। अब देखो ये माध्यम कौन से में आ रही है, सघन से किस में आ रही है, विरल में। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट गई। जबकि इसका वास्तविक पथ कौन सा था, वास्तविक पथ था ये। अब देखो एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अब देखो अपने इसको क्या बोलेंगे, इसको अपने बोलते हैं आपतित किरण। ये है आपतित किरण, और ये क्या कहलाएगी, ये होती है अपवर्तित किरण। इसको अपने कहते हैं अपवर्तित किरण। और इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने बोलेंगे काल्पनिक निर्गत किरण। ये क्या होती है, काल्पनिक निर्गत किरण होती है। और यहाँ पर जो बन रहा है कोण, इसको कहते हैं कोण आई। यानी ये कोण कौन सा होता है, ये होता है आपतन कोण। इसको अपने बोलेंगे आपतन कोण। यहाँ पर बन रहा है कोण आर, इसको अपने क्या कहते हैं, इसको अपने कहते हैं अपवर्तन कोण। ये क्या बन गया, अपवर्तन कोण बन गया। तो अब देखो इसके अंदर प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं अपवर्तन से संबंधित। तो अपने को पता होना चाहिए कि अपवर्तन के संबंधित कौन कौन सी घटना होती है। तो देखो अपवर्तन में सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब वो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस कंडीशन में या किस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से ज़्यादा होगा। किस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से ज़्यादा होगा। तो अब देखो किस कंडीशन में होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से कम होगा। तो किस में होगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में आएगी, सघन माध्यम में आएगी। जब विरल से सघन में आएगी तो इसकी चाल घट जाएगी और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से कम होगा। अब बात आती है कि अपवर्तन की घटना के दौरान कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, कौन सी रहती है। तो अपवर्तन की घटना के दौरान आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपवर्तन की घटना के दौरान आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अपवर्तन की घटना के दौरान कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अब बात आती है कि अपवर्तन की घटना के दौरान कौन कौन सी राशियां हैं जिनमें परिवर्तन होता है। तो देखो चाल है, तरंग दैर्ध्य है, इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि तीव्रता होती है और इसका आयाम है। ये राशियां क्या हो जाती है, अपवर्तन की घटना के दौरान परिवर्तित होती है।
कैसे होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उसकी चाल, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य व आयाम का मान बढ़ता है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो चाल, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य और आयाम का मान घट जाता है। ठीक है, तो ये तो था अपवर्तन। तो अब आप पहले लिखना स्टार्ट कीजिए अपवर्तन के अंदर कि अपवर्तन क्या होता है। तो लिखिए इसके अंदर सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अपवर्तन, और इसमें लिखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब आप पहले ये बनाइए डायग्राम, इसको नोट कीजिए। पूरे को आप ऐसा कैसे बना लीजिए। अब लिखिए नेक्स्ट, लिखिए अपवर्तन के लिए माध्यम दो प्रकार का होता है। अपवर्तन के लिए माध्यम दो प्रकार का होता है, और इसमें लगाइए नंबर 1 बिंदु, लिखिए विरल माध्यम। सबसे पहले लिखिए विरल माध्यम। अपवर्तन के लिए माध्यम दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो अपना बिंदु है वो क्या है, वो है विरल माध्यम। इस पे लिखना स्टार्ट कीजिए। ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है। जैसे जल कांच की अपेक्षा विरल है। तथा वायु जल की अपेक्षा विरल है। अब देखो, जल जो होता है वो कांच की अपेक्षा विरल है, यानी कांच सघन माध्यम है, जल यहाँ विरल माध्यम हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में
वायु के सापेक्ष जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और वायु क्या हो जाएगी, विरल माध्यम हो जाएगी। और लिखिए नंबर 2, नहीं पहले आप इसमें लिखिए विरल माध्यम में नोट डाल के लिखिए। पहले आप इसमें लिखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य तथा आयाम का मान बढ़ जाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य व आयाम का मान घट जाता है। कैसे घटेगा कि विरल से किस में आ रही है, सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। इसका मतलब ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये अभिलंब की ओर झुकेगी यानी प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तीव्रता क्या होगी, कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम हो जाएगी, और आयाम का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, सघन माध्यम। नंबर 2 लिखिए आप, सघन माध्यम। इसमें लिखिए, ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास स्थित होते हैं, ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास स्थित होते हैं सघन माध्यम कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। जैसे कांच जल की अपेक्षा सघन, कांच जल की अपेक्षा सघन है तथा जल वायु की अपेक्षा सघन है, तथा जल वायु की अपेक्षा सघन है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य व आयाम का मान घट जाता है, बढ़ जाता है। इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्रकाश की किरण सघन से किस में आएगी, विरल में आएगी, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी चाल बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तथा आयाम का मान बढ़ जाएगा। अब इसके बाद नीचे नोट डालिए, नोट में लिखिए, अपवर्तन की घटना के दौरान आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अपवर्तन की घटना के दौरान आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि है जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो कौन सी होती है, आवृत्ति होती है। बदलती कौन सी राशि है, चाल में परिवर्तन होता है, तीव्रता में होता है, तरंग दैर्ध्य में होता है, और किस में होता है, आयाम के मान में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो, अब इसके बाद में बात आती है कि अपवर्तन के नियम कौन से होते हैं। अब अपने करेंगे अपवर्तन के नियम। तो आप हेडिंग डालिए, अपवर्तन के नियम।
अब देखो पहला नियम तो परावर्तन अपवर्तन का लगभग समान सा ही है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम तो क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की जा साइन आई, आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का मान कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। इसे अपने क्या कह देते हैं? इसे अपने कह देते हैं स्नेल का नियम। इसे अपने बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था, तो अपने कह देते हैं इसको स्नेल का नियम। यानी यहाँ पे जा का मतलब क्या होता है? जा का मतलब होता है जो साइन होता है, इस साइन को अपने हिंदी में क्या कह देते हैं? जा कह देते हैं। तो अपने कहेंगे कि पहला नियम तो क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की जा साइन आई और अपवर्तन कोण की जा साइन आर का मान क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे अपने स्नेल का नियम कहते हैं। तो हेडिंग डालिए अपवर्तन के नियम और लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें नंबर 1 बिंदु लगाइए, लिखिए इसमें आपतित किरण कोमा अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बिंदु डालिए नंबर 2 और लिखिए आपतन कोण की जा साइन आई, आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इसको कीजिए आप नोट। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यहीं विराम। मिलते हैं अपने कल एक नए सेशन के साथ। सभी को धन्यवाद।